इतिहास आपको याद रहे, जब चीन एक नया वैश्विक ब्लॉक बनाकर राज्याभिषेक करवा रहा था, हम अपने पीएम के नेतृत्व में आत्म प्रवंचना और बेवकूफ़ाना हरकतों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वंचित भारत। साथियों, अभी हाल ही में संपन्न हुई एससीओ की बैठक जो कि चीन के तियानजिंग शहर में हुई थी, उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ और विस्तार से बात करूँगा कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या-क्या घटनाएं घटित हुईं, किसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उस शक्ति के प्रदर्शन को देखने वाले या उसके गवाह बनने वाले कौन-कौन लोग थे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, असल में ये एससीओ की बैठक कम और चीन का राज्याभिषेक ज़्यादा था। इसकी घोषणा विक्ट्री परेड से हुई। विक्ट्री परेड से मतलब समझते ही हैं कि सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान का सबसे क्रूर रक्तपात चीन में ही हुआ था। मंचूरिया, बीजिंग, नानजिंग के कब्जे के दौरान खुल्लम-खुल्ला नरसंहार हुआ। कोई 20 लाख लोग मारे गए और एक छोटी संख्या नहीं थी, एक बहुत बड़ी संख्या थी। बहुत बड़ा नरसंहार था जो कि जापान के द्वारा चीन में किया गया था। उस गर्त से निकलकर चीनियों ने युद्ध जीता। विजेता गुट में होने के कारण 1945 में यूएन की 5 बड़ी जो महाशक्तियाँ बनी, उनमें से एक चीन भी बना। मिली सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट, साथ ही साथ वीटो पावर। और ये वीटो पावर चीन ने समय समय पर दिखाई लोगों को, दिखाई अन्य देशों को। जी हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि प्रचलित है, ये वीटो पावर चीन को नेहरू ने नहीं दिलवाई। चीन में सत्ता परिवर्तन हुआ, वैश्विक व्यवस्था भी बदली, व्यापार और धन नया साम्राज्यवाद बने। चीन इसमें पिछड़ गया, पिछड़ता ही चला गया, काफ़ी पीछे चला गया। इतना कि लोग भूल गए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस के अलावा चीन भी उस युद्ध में विजेता था। ये बात लगभग भूल गए थे लोग। चीन वह याद दिला रहा है एससीओ की मीटिंग के जरिए, अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के जरिए। चीन बता रहा है कि 20 साल उसने वैश्विक व्यापार अर्थव्यवस्था में यूएस को टक्कर दी है, अब मिलिट्री इंडस्ट्रियल सुपर पावर भी है। ये चीज़ वो सबके सामने रख रहा है और इस चीज़ को उसके पड़ोसी देशों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीन ये भी बता रहा है कि दुनिया का वह बड़ा ब्लॉक उसके साथ है, तरह से सक्षम है। एससीओ में रूस, सेंट्रल एशिया, सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के हिस्से, आसियान देश, कुछ यूरोपियन, अरब, अफ्रीकन लीडर्स को इसकी पुष्टि करने के लिए बुलाया। इस परेड के दौरान, अपनी जो सैन्य परेड उसने कराई, उसके दौरान ये सारे लीडर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। चीन ये भी बताना चाह रहा था कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही, इसका दूसरा ध्रुव अब चीन है। उसने ये चाल बेहद माकूल वक्त पर चली, जब यूएसए एक पागल शासक के अंगूठे तले खुद को तबाह कर रहा है। जनता विभाजित है, कन्फ्यूज्ड है, आर्थिक हालात डवाडोल हैं, चीज़ें महंगी, जीना मुश्किल कर दिया है। ये हम अच्छे से समझ रहे हैं वो किसकी बात की जा रही है। वो बात की जा रही है ट्रंप की, जिनको आधी से ज़्यादा दुनिया आज के समय सनकी मानकर चल रही है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वह तमाम पड़ोसियों मैक्सिको, कनाडा, पनामा को धमका रहा है। यूएसए यूरोप के परंपरागत विश्वस्त दोस्तों का भरोसा खो बैठा है, सिर्फ एक नेता के पागलपन की वजह से। ऐसी स्थिति में चीन ने वियतनाम, लाओस, उत्तर कोरिया, म्यांमार, रूस, मंगोलिया, पाकिस्तान को विक्ट्री परेड में साथ बिठा लिया। ये उसके सीमावर्ती देश हैं। असल बात ये भी है कि यहाँ जो लोग देश शामिल हुए, उनमें 4 तो परमाणु शक्तियाँ भी हैं। साउथ चाइना सी उसके ज़हन में है। वहाँ से इंडोनेशिया को परेड का मुख्य अतिथि बनाकर बिठाया। ये उनकी कूटनीतिक जीत है। और फिर जापान के खिलाफ जीत के 80 साल पुराने क्षण को इस तरह से सेलिब्रेट कर जापान को चुनौती दी है और ये बताया है कि आज के समय दुनिया का दूसरा ध्रुव चीन बनकर खड़ा हो चुका है। जो पहले से काकस बना हुआ है दुनिया में, उसको चीन ने चुनौती दी है। इसमें जापान के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत बैठे।
सबसे सख्त चेतावनी अगर है किसी को तो वो है भारत को। भारत को घेरने वाले मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष चीन की विक्ट्री परेड में बैठे दिखे। ये हम सब जानते हैं कि रूस हमेशा से हमारे लिए संकटमोचक के रूप में रहा है, लेकिन इस बार वो चीन में इस विक्ट्री परेड का हिस्सा थे। कहा जा रहा है कि एससीओ दुनिया के 35% जीडीपी को कवर करता है। इसके मुकाबले यूरोपियन यूनियन महज 15% कवर करता है। आरसीईपी करीब 30% कवर करता है, मगर इसमें चीन सहित आसियान के देश शामिल हैं। मोदी जी आरसीईपी को 2019 में ही ठुकरा चुके हैं। कहने का मतलब ये है वहाँ से भी पत्ता साफ हो चुका है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए। वे इस समिट से फिर से कुछ नई विश्व नेताओं को उंगली दिखाती, डांटती मुद्राओं और हंसी ठट्टा करती तस्वीरें खिंचवा कर लौट आए हैं, जो कि वो हमेशा हर विदेश यात्रा पर करते हैं। गंभीरता नाम की चीज़ें नहीं रहती। जैसे ही एससीओ की बैठक से वापस आए, सीधे बिहार चुनाव में कूदे, माँ की गाली का मुद्दा गर्म किया, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि ये उनके द्वारा ही खड़ा किया गया काकस है। इस मुद्दे को गर्म किया तो अब बिहार बंद की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन नई वैश्विक व्यवस्था में हमारी दुकान पर ही तालाबंदी के बात है। और हम सोचने को मजबूर हैं कि जिस तरह अमेरिका की जनता ने एक सिरफिरे को सत्ता सौंप दी है, क्या हम भी उसी ओर तो नहीं बढ़ रहे? अब की बार ट्रंप सरकार की ख्वाहिश तो पूरी हुई, पर अमेरिकी बाजार के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। एससीओ में चेहरा दिखाकर हमने अमेरिका को और क्रुद्ध कर दिया, लेकिन चाइनीज़ ब्लॉक में कोई जगह मिलती नहीं दिखती। जहाँ तक मेरा मानना है, सिर्फ एससीओ की मीटिंग में शामिल हो जाने भर से हमें वहाँ पर जगह मिल जाए, ऐसा भविष्य में होता दिखाई नहीं दे रहा। विदेश नीति, राजनीति और समाज की ज़मीन पर फसल बोने, उगने, काटने में समय लगता है। मोदी सरकार के शुरुआती 5-7 साल पुरानी फसल काटने, यानी अब तक की जो सरकारें हुई उन्होंने जो उनकी कूटनीति थी, जो उनकी राजनीति थी, उनके द्वारा बोई गई फसल को शुरुआती 5-7 साल में मोदी सरकार ने खूब काटा। पुरानी फसल काटते हुए चैन से समय गुजर चुका है। विगत 3-4 सालों से हर मोर्चे पर उनकी खुद की लगाई फसल पकने लगी है। इसकी जहरीली बालियां हैं, वो इस देश की छाती पर अब लंबे समय तक लहलाने वाली हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, आप ये मान के चलिए कि समाज में लोगों के बीच इतना जहर बोया जा चुका है कि अब कोई भी सरकार, ये सरकार बदल भी जाती है तो भी चीज़ों को संभलने में, सुधारने में 10 को लग जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स के स्तर पर भारत में जिस तरह का विमर्श चलता है, पूरी सोसाइटी, अखबार, चैनलों पर जो नैरेटिव चलता है वह गुप्त नहीं होता, वो हर जगह फैलता है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर पर आपके टीवी चैनल्स पर क्या चल रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपके लोग, आपके समर्थक क्या चीख चिल्ला रहे हैं, वो पूरी दुनिया में फैलता है। आपकी उंगली दिखाती, शेर के समान चलती तस्वीरें वे विदेशी भी देखते हैं, जो भारत की एम्बेसियों में बैठे होते हैं, अपनी सरकारों को रिपोर्ट करते हैं। ये सोचने की बात है, हम किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम किस तरह का व्यवहार अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं, इसको दुनिया में पहुंचने में समय नहीं लग रहा। दरअसल उनका काम यही है, एम्बेसियों में बैठे लोगों का काम यही है, उनसे कुछ छूट जाए तो सरकारी ट्रोल्स, जो सरकार के द्वारा पाले गए ट्रोलर्स हैं, वो विदेशों तक हमारी सोच को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके नेताओं से हंसी ठट्टा कर आप ये इम्प्रेशन बदल नहीं सकते। वो सब समझते हैं कि आप यहाँ पर हंसी ठट्टा में चीज़ों को हल्का कर देते हैं, हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत में आप अपने देश में, अपनी व्यवस्था में किस तरह की चीज़ें आपने पैदा कर दी हैं, जो कि लोगों के जीना मुहाल कर रही हैं। सांप्रदायिकता फैल रही है, कट्टरवादिता फैल रही है। शी जिनपिंग ने हर छोटे बड़े देश के नेता को गरिमा के साथ ससम्मान मिलकर बात की, अपनी ताकत और विक्ट्री परेड एससीओ के जरिए दिखाई। यहाँ आधी दुनिया और आधे हिंदुस्तान को ये सरकार तुच्छ दुश्मन मानती है। समर्थक अब्यूज़ करके खुश हैं, पर गालियों का जवाब अब गालियों से मिल रहा है, भारत में भी, दूसरी जगहों पर भी, विश्व स्तर पर भी। तो ये मान के चलिए ये शुभ संकेत नहीं है, ना हमारी कूटनीति के लिए, ना हमारी राजनीति के लिए, ना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए।
तो यह इतिहास आपको याद रहे, जब चीन एक नया वैश्विक ब्लॉक बनाकर राज्याभिषेक करवा रहा था, हम अपने पीएम के नेतृत्व में आत्म प्रवंचना और बेवकूफ़ाना हरकतों बगलें बजा रहे थे। इस पर आपके विचार क्या हैं? कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।